वेलकम बैक नाज़रीन। जी बाजवा साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर पार्लियामान जो है वो ये कहे कि जो हमने कानून साजी की है, जो हमने बिल पास किया है, जो मसौदा हमने दिया है, अगर उसका हो कि ये माजी से इसका इतलाक होगा तो उसका इतलाक माजी से होगा। अगर वो कहें कि नहीं फ्यूचर से इस्तेमाल होगा तो फिर वो उसका इस्तेमाल जो है फ्यूचर से होगा। लेकिन बाजवा साहब, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया ना कि किसी भी कानून साजी का इतलाक माजी से नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव तो होता ही नहीं है। मतलब अगर आप 2017 से उसका इतलाक करते हैं तो 2017 से 24 तक जितने फैसले हुए हैं आप वो सारे रिवर्स होंगे फिर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का कतई तौर पर इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामान के जो उसके राइट्स हैं कानून साजी के, उसके ऊपर कदगन लगाए। सर, सुप्रीम कोर्ट के अलावा अटॉर्नी जनरल ने भी आपके स्पीकर साहब को यही मशवरा दिया है कि सर आपकी रिजर्व सीट्स नहीं बनती हैं, ना जिद करें। आपके नॉलेज में होगा ये नहीं, मैं रिजर्व सीट्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को बार कर सकती है, मना कर सकती है कानून साजी से? सर, मैं आपके नॉलेज में एक चीज लाना चाह रही हूं, उसके बाद मैं जरा दोबारा जान लूंगी इकबाल साहब से। 10 अप्रैल 1973 को जब आइन पास किया जा रहा था, उस वक्त भुट्टो साहब ने जो अपनी आखिरी तकरीर की थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ज़रूर सुनी होगी, मैंने उसका डाटा निकाला है। उस तकरीर के मुताबिक आइन के पास होते वक्त उनके अपने अल्फाज थे। सर, उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के अंदर जो पार्लियामानी निज़ाम है उसके पार्लियामान सुप्रीम और लेजिस्लेचर सुप्रीम होता है, लेकिन हमने इस आइन के अंदर कुछ कदगने लगाई हैं लेजिस्लेचर के पास पार्लियामेंट के इख्तियार पर, वो ये कि आप बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकते। लिहाजा सर, भुट्टो साहब की उसी आखिरी तकरीर में उन्हीं के अल्फाज हैं कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की जामन, उन्होंने खुद कहा कि हमने आज़ाद अदलिया को बनाया है, तो सारे के सारे इख्तियारात तो फिर पार्लियामेंट के पास नहीं है। माना पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन आज़ाद अदलिया को भी जामन बनाया फंडामेंटल राइट्स का। मैं अर्ज करता हूँ, मैं इसका जवाब आपको अर्ज करता हूँ। बात यह है कि जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है सिर्फ एक चीज के ऊपर तवज्जो दे सकती है, वो ये है कि वो उसको सिर्फ इख्तियार है कि वो ये देखें कि पार्लियामान ने जो कानून पास किया है, जो बिल पास किया है, जो उसने उन्होंने आइन बनाया है या आइन में अमेंडमेंट की है, क्या वो शरीयत और कुरान के खिलाफ तो नहीं है। सिर्फ एक ही कदरन है। सर, मैंने इस्लामिक और उसकी तो बात ही नहीं की है ना कौंसिल की। मैंने तो बताया है कि आप कह रहे हैं उसकी पार्लियामेंट के इख्तियारात के जो है ला महदूद ला तादाद इख्तियारात हैं, कानून साजी कर सकती है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये आइन बना था तो तब कदगन लगाई गई थी। मैं जरा इकबाल साहब से जान लूँ। इकबाल साहब, जैसे मैंने अभी रेफरेंस दिया 10 अप्रैल 1973 का, भुट्टो साहब की आखिरी तकरीर का, उनके अपने अल्फाज का, बुक्स में अभी तक मौजूद है, सारा डाटा भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन बाजवा साहब इसे डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, बात यह है, बाजवा साहब जिस बात पे वो उनका अपना एक इल्म होगा, उसके मुताबिक वो दुरुस्त कह रहे होंगे यकीनन, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये है कि आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ, इसका बुनियादी रूह का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है पूरा स्टेट का, मतलब जैसे आप कहते हैं कि पार्लियामानी निज़ाम है, आपने इसको चेंज कर देना है। ऐसी कोई आइन साजी या कानून साजी पार्लियामेंट नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। ये फंडामेंटल राइट्स दूसरी बात है। ये मैं आप कह रहा हूँ कि जो आइन की बुनियादी रूह है उसके खिलाफ, उसके लिए आपने अगर आइन नया लिखना पड़ेगा ना, तो आइन अगर नया लिखना है तो उसके लिए एक आइन साज असम्बली की जरूरत होगी। और जैसे कि 1973 वाली जो असम्बली 1970 के इलेक्शन हुए थे, वो आपकी आइन साज असम्बली के इलेक्शन थे, करार दिए गए थे। वो पहले से कहा जाता है कि जी कि ये असम्बली जो होगी ये आइन साज होगी और ये नया इलेक्शन नया आइन बनाएगी, तो वो उसके लिए वो जरूरी होता है। दूसरी रह की बात बुनियादी हकूक की, ये बात भी ठीक है कि बुनियादी हकूक के खिलाफ कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके लिए जो अगली बात है उसमें जो आधी बात हम करते हैं, आधी बात यह है कि वो बुनियादी हकूक का तयन तो करें ना। हम हर चीज़ को बुनियादी हकूक करार दे देते हैं। बुनियादी हकूक का तयन होना चाहिए कि ये हमारे बुनियादी हकूक है, यहाँ तक हमारे हकूक है, और यहाँ से दूसरे के हकूक शुरू हो जाते हैं। तो वो वहाँ तक तो हो सकती है ना कि आपने मुआशरे को बनाना है, आपने उसकी बेहतरी करनी है, उसमें लोगों को रहने के लिए अच्छा, आप फर्ज करें हम कहते हैं कि जी कि लोगों को बुनियादी जो हकूक है उनमें कमी है, उनको बेहतरी करनी है, ऐसी कानून
कानूनसाजी हो सकती है, ऐसी आइन साजी भी हो सकती है, जैसे अभी ये तरमीम हो रही है, तरामीम हो सकती है, लेकिन आप उसके बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ सकते आइन के को। तो ये इसमें ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो बात अभी चूंकि हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला ना, इसके ऊपर अब मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी राय है कि जो इस वक्त बहस है ना, कि वो हम उससे आगे निकल चुके। उसकी वजह ये है कि ये था कि जी कि हुकूमत के पास एक, जब मैंने शुरू में बात की थी कि 2/3 अक्सरियत ना हो जाए, कोई आइन साजी ना कर ले, कोई तरमीम ना कर ले, वो तो सारी पार्टियों ने इत्तफाक राय कर लिया ना। आज जो खसूसी कमेटी में इत्तफाक राय हुआ। अब बाकी जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि सिर्फ बानी पीटीआई से मुलाकात होना बाकी है, बाकी सबका इत्तफाक हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती, इसका कोई अब कोई वक्ती तौर पर इस वक्त कोई असर नहीं है। आने वाले वक्त में हो सकता है ईसीपी, यानी कि अब ईसीपी जो है, क्योंकि ईसीपी तो सेंटर में था ना वो हुकूमत को दे रहा था, ना वो पीटीआई को दे रहा था। ये पोजीशन बड़ी आइडियल है। वो अगर वो फर्ज करें, वो कहेंगे खुश करना चाहती है तो कल कर दें इसको सबको लेकर। उसका जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला इसका। यानी कि आप तहरीक इंसाफ को भी दे दीजिए तो वो तो ऑलमोस्ट 90% तो एग्री कर चुके हैं, 10% वो बानी के साथ मुलाकात में है। मैंने शुरू में बात की थी कि चाहिए ये कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो बनता है, सिर्फ जजों के फैसले के ऊपर अगर उसके ऊपर कानून साजी हो चुकी है तो इसकी वजाहत भी फिर होनी चाहिए ना कि जी कि ये क्यों आप ये जजेस जो फैसला दे रहे हैं उसके ऊपर वैसे नजरसानी की अपील का मैंने आपको कहा था, इस वक्त ऑप्शन मौजूद है अभी। अगर वो नजरसानी होती है कि वो कहें कि नहीं, ये जो बेंच ने जो अक्सरीती फैसला था इसका वो ठीक नहीं था, तो फिर ये वापस होंगी। जैसे पहले लोगों को दी गई थी सीटें और वो सीटें वापस हुई ना, जो नून लीग पीपल्स पार्टी और लोगों को मिली थी, वो सारी की सारी इस फैसले के बाद वापस हुई और अभी तक दरमियान में है, किसी के पास भी नहीं है। अब अगर पीटीआई को मिल जाती है, कल को अपील में जाके, रिव्यू पिटिशन में जाके ये फैसला वापस हो जाता तो फिर उनसे भी वापस हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं कि इनको अगर एक ही दफा तय कर लिया जाए, जैसे ही अभी उम्मीद तो यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिन के अंदर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो फिर आईनी अदालत बन जाएगी। वो हो सकता है 10 दिन में इस बात का फैसला कर दे इस पे। ठीक है सदीकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को उन पे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में बताया नंबर गेम अगर मौलाना साहब के साथ भी उनको शामिल भी कर लिया जाता है तब भी नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं होती। अगर इत्तफाक राय की बात कर लें तो कहीं ना कहीं तो फिर इसका मतलब आपकी पार्टी भी वोट कर रही है इस आईनी तरमीम के लिए, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं कर रहे, तो साथ दे रहे हैं, तो फिर नंबर गेम कैसे पूरा होगा? आपके एमएनए जो हैं या आपके सेनेटर्स आपके कंट्रोल में हैं? देखिए, सबसे पहली बात इस तरह से सोचते हैं कि पीटीआई के लोगों को अगवा करके या ये किसी और जमात के ऑपोजिशन के लोगों को अगवा करके उनको ब्लैकमेल करके ये तरमीम पास करवाएंगे तो वो नहीं होने लगा। क्योंकि मैं आपको जनरली बताऊं कि ये चीजें भी सुनने में आ रही हैं और बड़े अच्छे रिसोर्सेज से सुनने में आ रही है, बड़े प्योर रिसोर्सेज से, कि नून लीग के जो अपने अरकान हैं वो भी इन लोगों के अगेंस्ट है इस तरमीम के। कई ऐसे जो आइन पसंद और जमहूरी पसंद है, जमहूरियत पसंद है। बैरिस्टर गौहर ने नंबर भी बता दिए थे, तकरीबन 6 से 7 लोग हैं। जी जी, 6 से 7 लोग हैं जो कि नून लीग के अपने ही उनको सपोर्ट करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इतना इनके लिए, इनके अपने नंबर्स अगर, इनकी अपनी पार्टी के नंबर्स अगर पूरे होते तो कम से कम ये इजलास जरूर बुलाकर एक बार नंबर शो करवा देते। ये नंबर भी अपने भी नंबर शो नहीं करवा सकते, इन्होंने किसी और के नंबरों की क्या बात करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह देखें, अब क्या होता है कि हम लोग ना डुअल होकर सोचते हैं। हम लोग एक तरफ से नहीं सोचते कि क्या इम्पैक्ट आएगा किसी चीज का, या क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा। जब कहा जाता है आज के पार्लियामेंट सुप्रीम है, ओके फाइन, बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। तो जब तहरीक अदम एतमाद की बारी पर पार्लियामेंट सुप्रीम थी तो क्यों 12 बजे अदालतें खुलवाई गई, फोन कर करके तरले मारे गए कि भाई अदालतें खुलवा दो, वो प्लान का हिस्सा है, ठीक है, अदालतें खुलवाओ, को मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी। फिर 2011 में आपको मियां नवाज शरीफ साहब के वो वाले वादे याद होंगे सुप्रीम कोर्ट और अवाम से कि जी यूसुफ रजा गिलानी घर जाओ, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। यह आपको जब से याद है नवाज शरीफ साहब के कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मानना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे और तुम कहो नहीं कि मैं नहीं मानता। याद होगा के निशान पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके अगेंस्ट चले गए थे ना, आप लोग भी तो गए थे। तो फिर इधर पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये तो आपकी तरफ से भी उठाम ही है।
अच्छा, इनकी बारी पे होता क्या है? देखिए, अब आप मुझे बोलने देना, मैंने सबकी बातें सुनी है। देखिए, होता क्या है कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान जहाँ से होता है, इस कौम का जो इस मुल्क का नुकसान होता है, वो कहाँ से होता है? वो तब होता है कि जब हम ये देखते हैं कि एक चीफ जस्टिस रातों रात हुकूमत पारित कर रहा है और हमें लाकर बिठा रहा है, वेरी गुड, परफेक्ट। और वही चीफ जस्टिस जब ये कहता है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन से बहुत, तो इलेक्शन, वो वाली बात नहीं मानती। सदीकी साहब, पिछली बातें बड़ी डिस्कस हो चुकी हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, माना कि माजी के रेफरेंसेस बार बार सामने आते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें, जो मैंने अभी आपसे सवाल किया, ज़रा उसका जवाब मुझे दे दें। नंबर से आपने सवाल किया, मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीआई के जितने नंबर ऑपोजिशन के लिए हैं वो पूरे हैं। और हाँ, अगर खान साहब से मुलाकात के बाद पीटीआई की एग्जाम के ऊपर आ जाती है फिर मौलाना फजल रहमान साहब, तो वो हो जाएगा। उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हर चीज के ऊपर मुसब्बता रिजेक्ट कर चुके हैं ये लोग। फिर आप भी वोट देंगे? जी जी, यानी कि फिर आप लोग भी फिर वोट देंगे इस आईनी तरमीम को, अगर बानी के मुलाकात के बाद एग्रीमेंट हो जाता है? अगर नहीं, इसमें देखिए, अब आप इंटरप्रिटेशन क्या जा रही है ना, इंटरप्रिटेशन ये जा रही है कि हुकूमती मुसब्बता तो रिजेक्टेड है ऑलरेडी, वो तो मुसब्बता ही रिजेक्टेड है, वो तो सदीकी साहब, आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने मौलाना साहब को एग्री कर लिया कि हम आपके मुसवदे पे हैं। आपके सलमान अकरम राजा साहब रात को टीवी कैंप्स में बारहा कह चुके हैं मौलाना साहब का मुसवदा एग्री करते हैं, लेकिन हमने वोट नहीं देना। जब आप लोग एग्री कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, तो फिर पानी से मुशावरत आपने क्या करनी है? मौलाना साहब का मुसवदा उस पर हम अग्रीड हैं, पीटीआई बहुत अग्रीड है। यही तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मेरा पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि आप लोग जब एग्री कर गए मौलाना के मुसवदे पे, तो बानी से परमिशन क्या लेनी है कि क्या हमने एग्री किया है तो अब हमने इसमें वोट देना है या नहीं देना, या जो एग्री किया है वो स्टेटमेंट वापस लेनी है? सबसे पहले एक फैशिज्म चल रहा है कि खान साहब बिल्कुल आइसोलेटेड है। ऑब्वियसली वो पीटीआई के चेयरमैन है, ठीक है, बानी पीटीआई है, वही लीड कर रहे हैं, उनके फैसलों पे ही चल रहा है। आपने खुद अपने शो के स्टार्ट में बताया कि ऐसे जांच कामयाब जा रहा होता है तो जब खत्म किया जाता है तो डांट पड़ती है। तो भाई अब देखिए होगा क्या, अब उनसे पूछा जाएगा कि ये मुसवदा है, ये मुसवदा है, इस पे बताएं कि आप इस पे राजी हैं कि हम इसके अंदर कोई अमेंडमेंट लेकर आए, क्योंकि आइसोलेशन से पहले, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी से पहले खान साहब ये चीज अपने लीडरान को कह चुके हुए हैं कि मौलाना साहब को अपने साथ ऑन बोर्ड रखा जाए। तो इसलिए मौलाना साहब की चीजों के साथ यानी कि जहां तक मैं आपकी बात तक पहुंची हूं या समझ सकी हूं, आप मुझे क्लैरिटी मजीद दे सकते हैं, आपका राइट है कि आप लोगों ने जो एग्री किया है मौलाना साहब के साथ, वो मुसवदा आप बानी के सामने रखेंगे और उनसे मजीद वजाहत तलब करेंगे। अगर उनको किसी बात पे एतराज हुआ तो वो दोबारा मौलाना साहब के साथ डिस्कशन होगी कि ये पॉइंट पे बानी एग्री नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, चलिए मैं बाजवा साहब से जान लेती हूँ। बाजवा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आईनी तरमीम में ऑफ द टेबल कुछ तरमीम इस तरह से हैं कि वफाकी आईनी अदालत अब नहीं बनने जा रही, आईनी बेंच बनेगा, जिसे आपने एक नया नाम दिया, ठीक है। जजेस की उम्र में तोसी, जी आईनी डिवीजन का नाम दे दिया। जजेस की उम्र में तोसी ऑफ द टेबल है, ठीक है। एज ऑफ राइट नाउ मगर चीफ जस्टिस की ओहदे की मुद्दत को 3 साल जरूर करने पे बातचीत है एज ए टेन्योर पोस्ट। तो इस पे आपका इत्तफाक है, मौलाना साहब का भी इत्तफाक है और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक है, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपकी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, हर पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, जेयूआई का भी, पीएमएलएन का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। जिस तरीके से इनका सबका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये साबित करता है कि ये बिल्कुल उनकी सोच पॉलिटिकल नहीं है, ये फाशिज्म की जो है ये सोच रखते हैं। ये किसी सूरत इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, ये कोई ना कोई मेन एक निकालेंगे और कोई ना कोई इतराज करेंगे और कतई तौर पे इस अमेंडमेंट के ऊपर ये राजी नहीं होंगे। और ये आपको लग रहा है खदशा है बानी से मुलाकात के बाद? एब्सोल्युटली वो, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात और उनकी जो नीयत है वो पार्लियामान को सुप्रीम मानने की नहीं है, उनकी ख्वाहिशात कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की नहीं है। बाजवा साहब उनकी ख्वाहिशात को वैल्यू देने लग गए, आप लोगों ने तो कभी ख्वाहिशात को वैल्यू नहीं दिया। खैर मुझे बाजवा साहब ये भी बता दें, ठीक है आपने इस बात को एग्री किया, मुझे ये बता दें कि
ये जो चीफ जस्टिस का है इसमें रात तक ये था कि मोस्ट 3 जो हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, उनके नाम आएंगे पैनल की सूरत में। अब रात को कुछ चीजें फ्लोट की गई जिसमें कहा गया कि नहीं जी, मोस्ट 5 सीनियर जो हैं उनका नाम भी फ्लोट किया जा रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली बता दें, आपके मुसवदे में 3 का नाम है या 5 है, क्या है एग्जैक्टली चीफ जस्टिस के लिए? टॉप 3 की बात है, टॉप 3 की, 5 की नहीं है, टॉप 3 की बात है। टॉप 3, अच्छा चलें टॉप 3 है। टॉप 3 तो आपको किसी तरह से सूट नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनको वो अगर आपके इतने ही फेवरेट होते तो अभी तक उनका नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया होता। उसके बाद जस्टिस मुनीब हैं, वो तो आपको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद अगले आ जाते हैं जैसे यहिया अफरीदी, वो भी अपनी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो इनमें से फिर अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं तो किसको चूज करेंगे? देखिए, इस बात का फैसला जो है ये अभी तक हमारी पार्टी ने नहीं किया और ये बहुत सीक्रेट बात है और मैं नहीं समझता कि मैं इसके ऊपर कोई ख्याल राय कर सकता हूँ। चले मुझे ये बता दें, ठीक है, मुझे ये बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, ये आईनी तरमीम जो होगी नेक्स्ट टाइम के नेक्स्ट चीफ जस्टिस से होगी या अभी के 25 तारीख से जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं उन्हीं से लागू होगी? देखिए, ये बात जो है इसी के ऊपर इब्हाम है और इसी में से ही दोनों चीजें जो हैं ये पीटीआई ने एक भी इतराज कर दिया है। एक वो कहते हैं कि जो तकर्री का तरीकाकार है हम उसके ऊपर एग्री नहीं करते और नंबर 2 वो ये कहते हैं कि जो 25 से पहले की बात है या जो जस्टिस, वो ये कह रहे हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस को लगने दें, जस्टिस मंसूर अली शाह को। ये जो आप बेंच में पैनल में से कह रहे हैं वो अगले चीफ जस्टिस के लिए रखते हैं, वो ये कह रहे हैं। ये सिर्फ नहीं कह रही, सॉरी मैं बात काट दूं, मैं क्लैरिटी दे दूं थोड़ी सी। ये सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, ये जमात इस्लामी भी कह रही है, ये मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने तो मोस्ट 5 का कहा है। ठीक है, मैं जरा इस बात की, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट करें ताकि मैं फिर इकबाल साहब से उनका फाइनल पॉइंट भी जानूं। इस सेंसेस होना बाकी है और मैं कोई ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता कि जो इस सारे प्लान को अमजद इकबाल साहब, मुझे ठीक है आपको पॉइंट आ गया सर। इसका मतलब ये कि अभी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। मैं अमजद इकबाल साहब से उनका फाइनल नोट ले लूं। अमजद इकबाल साहब मुझे ये बताइएगा कि मोस्ट 3 जैसे अभी मैंने नाम लिए हैं, इनमें से अगर हुकूमत को देखें तो सूट इनको कोई भी नहीं करता। इनके मोस्ट फेवरेट तो कहीं चौथे 5वें पे जाके शुरू होते हैं ना, तो फिर ये हुकूमत ये क्या डिसीजन ले रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत को कम से कम 2 लोग इसमें से सूट करते हैं, आप उसको माने या ना माने। उसमें ये है कि जस्टिस मुनीब को निकाल दें उसमें से, बाकी ये एंड टाइम पे जाके ये होना जो इम्प्लीमेंट होना है इसी टेन्योर से होना है। यानी कि आप कह रहे हैं जस्टिस मंसूर और जस्टिस यहिया हुकूमत को सूट करते हैं और जस्टिस अफरीदी से, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर में से किसी एक को बनाया जा सकता है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इतने फेवरेट होते तो नोटिफिकेशन तो निकाल देते ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखिए ना, नोटिफिकेशन निकाल दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना सारी। अब ये आईनी तरमीम होगी, उसके बाद उसके मुताबिक ये होगा सारा सिलसिला और वो पार्लिमानी कमेटी भी बनेगी अगले 4-6 दिनों के अंदर। जब ये मंजूर हो जाती है तरमीम, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बनेगी और उसमें आप देखिएगा कि तमाम जो जिस तरह से कहा गया कि बड़े लेवल की कमेटी होगी, उसमें तमाम जमातें शामिल होंगी और वो मिल बैठकर उसका फैसला करेंगे। हो सकता है कि जस्टिस मंसूर के नाम का कुरा निकला है दोबारा से। और जस्टिस मंसूर का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये कुछ खबरों की हद तक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एतराज़ात हैं और बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म भी किसी शायद की तरफ से अहम खामखाई है। लेकिन वो जैसे आपने खुद कहा था शुरू में, वो आइन के ऊपर चलने वाले आइन और जस्टिस यहिया की भी यही रिप्यूट है ओवरऑल, जो उनके फैसले बोलते हैं। जी, जस्टिस यहिया अफरीदी के ऊपर तो लोग राय दे चुके हैं ना कि वो बनेंगे, लेकिन मेरी राय, मेरी जाती राय कि इन 2 में से कोई भी बन सकता है। लेकिन जहां तक जस्टिस मुनीब का ताल्लुक है, जस्टिस मुनीब के हवाले से तो बिल्कुल सूट ही नहीं ना करते, वो तो किसी भी तरह से सूट नहीं करते। सूट नहीं, मेरा ख्याल है कि जी कि वो जब एक जमात के हवाले से जब वो बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते हो तो दूसरी जमात को अच्छा, वैसे माजरत के साथ जान के मान पाऊं तो इकबाल साहब अपनी अदलिया से इंतहाई माजरत के साथ उम्मीद करती हूँ कि इस चीज को डाइजेस्ट किया जाएगा। अभी काजी साहब के ऊपर भी काफी इतराज़ात हैं कि वो एक सियासी जमात को ही सपोर्ट करते हैं, उनके फैसले बोलते हैं इस बात को लेके। मैं यही बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल है, दूसरी जमात को उसके ऊपर इतराज करना चाहिए जब वो ये समझे कि ये, हालांकि काजी साहब के जो फैसले हैं, जितने भी फैसले हैं,
उनके फैसलों के ऊपर गैर कानूनी या आइन के खिलाफ या कानून के खिलाफ होने का कोई नहीं उठाया गया। जो बल्ले का फैसला था उसने अभी तक सारा भूचाल पैदा किया हुआ है। अभी तक उस बल्ले के फैसले की वजह से उस फैसले के ऊपर भी कोई आईनी कानूनी इतराज कोई नहीं है। ये जरूर है कि जी नुकसान पहुंचा, पार्टी को नुकसान पहुंचा, एक पार्टी को नुकसान पहुंचा उनके फैसले को, उनको ये नहीं करना चाहिए था। यानी हम अखलाकी जवाब ढूंढते हैं उसके ऊपर, अखलाकी जवाब जो होते हैं वो अदालतों के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अखलाकी जवाब अदालतों के अंदर नहीं होने चाहिए। और हमारे जितने भी ऐवानों में बैठे हैं जो कि कानून साजियाँ करते हैं, आइन में अमेंडमेंट करते हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको ऐवानों में भेजा गया है इसलिए कि अवाम के लिए कुछ करें, इसलिए नहीं कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदों के लिए आप कानून साजियाँ करते रहें, आइन में तरमीम करते रहें। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब, उमर सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।